ठीक है, यस सर। तो यस सर। लास्ट क्लास का जो ये सवाल था इससे अपन शुरू करते हैं। तो आपको क्या लिखा है, 1.80 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन गिव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे कोई बोल रहा है कि कोई मेटल का ऑक्साइड है, लेट इट बी लाइक MO, MXOY मान लो, MO मान लो, जो काम है करो। ठीक है, ये लेट इट बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, यस सर। द कंपाउंड। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि फर्स्ट केस में कि 1.80 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन गिव 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दे गिव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो फर्स्ट केस में अगर MXOY का जो मास है वो गिव 3 ग्राम है, तो मतलब ऑक्सीजन का मास कितना है बताओ, 1.2, क्योंकि मेटल इज 1.80 ग्राम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1.80 ग्राम ऑफ मेटल combines with what, बोलो, 3 ग्राम ऑफ, सॉरी, 1.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। चलो, सेकेंड केस क्या बोला है, तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालू इसका मेटल और ऑक्सीजन के मास का, तो क्या हो जाएगा रेशियो, रेशियो विल बी 1.8 डिवाइड बाय 1.2। इन द सेकेंड केस इफ आई गो, so I can write, अब देखिए 1.50 ग्राम ऑफ द सेम मेटल heated in steam gave 2.50 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। सेकेंड केस में आपको क्या है कि 1.50 ग्राम ऑफ सेम मेटल अगर मान लो कि स्टीम के साथ हीट होता है और 2.50 ग्राम अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है, क्या बोलो, क्या नाम है, ऑक्साइड। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो गया, अमाउंट ऑफ स्टीम कितना हो गया, स्टीम मतलब वाटर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 ग्राम। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है ना। अगर 1 ग्राम स्टीम है तो ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, तो 1 ग्राम स्टीम है तो अपन जानते हैं 18 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 16 ग्राम, है ना। ओके, यस सर। तो तो बेसिकली 1 ग्राम वाटर में कितना ऑक्सीजन होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 16/18 ग्राम। ठीक, तो 1.50 ग्राम ऑफ मेटल हम मैं लिख सकता हूँ कंबाइंस विथ 16/18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली अपने को रेशियो निकालना है ना, जो यहाँ पे यस एलिमेंट्स है सर। जो भी है उनका रेशियो निकालना है, तो मास का यस सर। रेशियो है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1.50 दैट इज द मास ऑफ द मेटल डिवाइड बाय 16/18, दैट इज यहाँ ऊपर चला जाएगा 18। अब इसको बेटा सॉल्व कीजिए, तो पहले केस में इट विल बी 4 3 एंड दिस इज 6 3 18। आप इसको डायरेक्ट ही काट दीजिए, 6 3 18 और 4 3 12, तो सही काट रहा हूँ ना मैं, 6 3 18, ठीक है, यस सर। 4 3 12, सो इट कैन बी लाइक 3/2, ये रेशियो आ रहा है फर्स्ट में। सेकेंड वाला में यस। करें तो कितना आ रहा है, देखिए, लेट से दिस इज 16 है, 1.50 150, तो इसको भी सॉल्व कीजिए, अगर ये भी 3/2 आ गया मतलब कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा आपको 8 2 16, ये हो जाएगा 9 2 18। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कट रहा है क्या डायरेक्ट, हाँ, 8 1 8, ये 9 7, नहीं, ठीक है, चलिए 4 से काट देते हैं, 4 से अगर काटे तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये आपको कितना होगा 1.50, दिस इज इक्वल टू 0.75, है ना। यस सर। सो दिस वुड बी 9 5 45 के 5 हाथ में 4, ओके, एंड दिस इज 9 7 63 और 4 67, ओके, सो दिस इज 6.75 डिवाइड बाय 4, ओके। सो अगर हम मैं इसको डिवाइड करूं
तो दिस विल बी ऑलमोस्ट, वैसे देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है थोड़ी सी आंसर में गलत है, बिकॉज ये 3/2 होना चाहिए था, बट 3/2 आ नहीं रहा है, बट ऑलमोस्ट उसके जैसा ही वैल्यू आ रहा है। दिस इज इक्वल टू समथिंग 3.37। हाँ बोलो। फिर यहाँ पे H2O 1 ग्राम किस हो गया? H2O 1 ग्राम कैसे हो गया सर? टोटल अमाउंट, ओ शिट शिट शिट, सही बोले सही बोले। हाइड्रोजन होगा ना हाँ साथ हाँ में? हाँ 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 हाँ, सही बोले सही बोले, गलत मैंने कर दिया, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्साइड का मास दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्साइड का मास दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। सेकेंड केस में आपको मेटल कितना होता है, बोलो 1.50 ग्राम, ऑक्साइड का मास कितना है 2.50 ग्राम। तो ऑब्वियसली अगर 2.50 ग्राम ऑक्साइड है और मेटल है 1.50 ग्राम, तो आपको ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, Yes. 1 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वुड बी इक्वल टू, बोलो, मास ऑफ मेटल 1.5 डिवाइड बाय 1। सो अब ये कितना हो गया, बोलो, 1.5 कैन बी रिटन एज व्हाट, बोलो 3/2। सो अगर आप देखें तो दोनों केसेस में जो मास रेशियो आ रहा है मेटल और ऑक्सीजन का, that is equal to 3/2. Hence it follows law of definite proportion, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आए, सबको समझ में आ गया ये कैसे करना है। आपको बेसिकली क्या करना है कि दोनों जो एलिमेंट्स हैं किसी भी कंपाउंड में, उनका वेट को आपको कंपेयर करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है, Yes, आगे बढ़ sir. जाए। Yes. ओके Yes, sir. चलिए, okay, so let's come to the next law of chemical combination, that is law of definite proportion। ये भी फाउंडेशन में पढ़ाया गया है, ठीक है, बट जो बच्चे फाउंडेशन नहीं किए हैं उनको शायद ये नहीं पता होगा, ठीक है। तो इजी लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस वाज बेसिकली गिवन बाय whom, बोलो, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ये लॉ दिया था। अब ये लॉ बेसिकली क्या बोलता है, ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है देखिएगा, ये लॉ ये बोलता है कि व्हेन वन एलिमेंट when one element when one element combines with combines with with the other elements, the other elements when one element combines with the other elements, ठीक है, with the other elements to form two or more two or more different compounds, different compounds, ठीक है, the mass of one element, the mass of one element which combines with which combines with with a constant mass of other
mass of other bear a simple ratio का मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है, टू ईच अदर। अब बेटा इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। When one element combines with other elements to form two or more different compounds, ठीक है, एक एलिमेंट कुछ अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो जो अदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो मास रेशियो होगा आपस में वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अगर मैं पहले एलिमेंट के मास को फिक्स कर देता हूँ, तो जस्ट लाइक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जस्ट लाइक कि इफ यू सी, जस्ट लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, जस्ट लाइक मान लीजिए कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, और ये बना रहा है CO2 एक केस में, और सेकंड केस में क्या बोला है, व्हेन मास एलिमेंट कंबाइन, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट्स नहीं एलिमेंट, टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स, मतलब एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, जस्ट लाइक C+O2 गिव्स CO2 एंड C+O2 गिव्स CO, ठीक है, दो रिएक्शंस हो सकते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकता है कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, ठीक है। बोलता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट का मास को फिक्स कर दूं, जस्ट लाइक लेट्स से मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड, ठीक है, दोनों में जो अमाउंट ऑफ कार्बन है फिक्स होगा, तो इनका जो रेशियो होगा सेकेंड एलिमेंट का, ठीक है, दोनों कंपाउंड्स में, वो हमेशा सिंपल होल नंबर में होगा। जस्ट लाइक कि अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड में बोलूँ कि कार्बन 12 ग्राम है, फर्स्ट कंपाउंड में अगर मैं बोलूँ कार्बन 12 ग्राम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम लिख सकता हूँ ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। सेकंड केस में अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर कार्बन 12 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना ग्राम है, बोलो 16 ग्राम, सो आई कैन राइट 12 ग्राम ऑफ कार्बन विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट का मास हमने कांस्टेंट कर दिया, सेम कर दिया दोनों में, तो सेकंड एलिमेंट जो आपका ऑक्सीजन है उसका जो रेशियो है यहाँ पे, दैट इज सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट रेशियो जो होगा, ठीक है, ऑक्सीजन एटम का इन द फर्स्ट एलिमेंट टू द सेकंड एलिमेंट विल बी व्हाट, ऑक्सीजन एलिमेंट का 32:, बोलो 16, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, बोलो 2:1, समझ में आ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यही है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना, कि अगर मान लो कि दो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, मान लो कि दो कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो उनमें जो उनका रेशियो होगा, एक एलिमेंट का अगर मैं मास को फिक्स कर दूं, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको, बोलो आ रही है, समझ में आ रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन की, और एग्जांपल दूं, और एक दीदी और एक दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो लेट से आपने लिया SO2, ठीक है, SO2 एस, देखो जिस सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके इट कैन फॉर्म SO2 एज वेल एज सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके इट कैन आल्सो फॉर्म SO3, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब अगर मैं दोनों एलिमेंट्स में अगर सल्फर का मास को सेम रख दूं, ठीक है ना, तो जो ऑक्सीजन का मास होना चाहिए सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर फर्स्ट केस में मैं बोलूं कि सल्फर, मैंने मान लिया कि ये जो अमाउंट ऑफ सल्फर है इसमें वो 32 ग्राम है, तो अगर सल्फर 32 ग्राम है तो ऑक्सीजन भी कितना होगा, 32 ग्राम, है ना, ये समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 32 ग्राम सल्फर combines with 32 ग्राम ऑक्सीजन, लिख सकता हूँ ना बेटा, ठीक है। सेकंड में अगर सल्फर 32 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना है बेटा, 48 ग्राम, है ना, क्योंकि 3 एटम्स है, एक एटम पे ऑक्सीजन के, एक एटम पे सल्फर के 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर सल्फर का मास 32 ग्राम है तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, बोलो बेटा 48 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बोलो कि 32 ग्राम
sulfur combines with 48 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, देखो अगर ध्यान दो, तो दोनों में जो है सो एक एलिमेंट का अपन ने मास फिक्स किया। एक एलिमेंट का मास अपन ने जैसे ही फिक्स किया, तो पहले केस में ऑक्सीजन का मास कितना आ गया 32, और दूसरे केस में ऑक्सीजन का मास कितना आ गया 48, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेशियो अगर निकालू दोनों में ऑक्सीजन का, कीपिंग द अदर एलिमेंट्स मास कांस्टेंट, जैसे सल्फर का तो अपन ने कांस्टेंट कर दिया, तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा 32/48, दैट इज, बोलो कितना हो जाएगा ये, अरे बताओ, 16, 8 4 जा 32, और ये 2:3. 2:2, 2:3. ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो ये भी एक क्या है, बोलो, सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ में आया सबको कि और एग्जांपल दूं? Yes. हो गया Yes, sir. Yes. बेटा, समझ में? चलिए बहुत अच्छे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। द law of reciprocal proportions। चलिए देखिएगा ये क्या होता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है, ठीक है, कि when two elements when two elements when two elements combines separately with a fixed mass of third element of a third element, then the ratio of their masses then the ratio of their masses then the ratio of their masses, ठीक है, in which they do so in which they do so in which they do so is either same, ठीक है, और some whole number multiple of or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। They combine with each other। अब बेटा इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर दो एलिमेंट है डिफरेंट वो एक तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं। तो बोलता है कि देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन व्हिच दे डू सो, मतलब जो उनका जो मास का रेशियो है, जो दो एलिमेंट्स है उनका जो मास का रेशियो है, जिस जो थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन किए, उनका जो रेशियो होगा जब वो खुद आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे, उसमें जो उनका मास का रेशियो होगा या तो उसके ही वैसा ही होगा, सेम होगा, या फिर उसका, बोलो, होल नंबर मल्टीपल होगा, ठीक है। मतलब कि आप एक तरह से बोल सकते हैं दोनों रेशियो क्या होंगे, एक सिंपल होल नंबर में होंगे। जो दो दो रेशियो है अलग अलग, वो एक सिंपल होल नंबर में होंगे। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है बाकियों से, बट बहुत ही आसान है। मैं आपको समझा देता हूँ एकदम आसान भाषा में।
जस्ट लाइक लेट अस इमेजिन कि कार्बन जो है सो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और सेकंड केस में कार्बन जो है सो सल्फर के साथ कंबाइन करता है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब फर्स्ट केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट है अपन ने इसको क्या लिया, ऑक्सीजन लिया थर्ड एलिमेंट, तो अपने को थर्ड एलिमेंट का मास को सेम मानना है, दोनों में सेम रखना है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं सेम रखता हूँ तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे पहले केस में 32 ग्राम लेता हूँ तो दूसरे केस में 32 होना चाहिए, पहले केस में 1 ग्राम तो दूसरे केस में 1 ग्राम, उसी के रिस्पेक्ट में हम कार्बन का मास निकालेंगे। पहले केस में 10 ग्राम तो दूसरे केस में भी 10 ग्राम, और उसी के रेशियो में सल्फर और कार्बन होगा। तो अगर मैं मानता हूँ कि पहले केस में ऑक्सीजन इज 32 ग्राम, तो कार्बन कितना हो जाएगा बेटा, 12 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूँ 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ, बोलो, विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है सर। सेकेंड एलिमेंट में देखिए सर, सेकेंड कंपाउंड में अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो सल्फर भी कितना हो जाएगा सर, 32 ग्राम। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, बताओ, 32 ग्राम ऑफ सल्फर combines with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब अपन ने पहला टास्क पूरा कर लिया, अपन ने यहाँ पे जो एक थर्ड एलिमेंट है उसका मास को कांस्टेंट कर दिया दोनों में। अगर थर्ड एलिमेंट का मास कांस्टेंट कर दे तो इस केस में जो C/S का रेशियो है, कार्बन/सल्फर का रेशियो है दोनों कंपाउंड्स में, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, बोलो बेटा, पहले केस में कार्बन कितना है, 12, और सेकंड केस में सल्फर कितना बेटा, बोलो 32। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, 3:8। ठीक है सर, बहुत अच्छे। सेकेंड क्या बोल रहा है कि जब ये आपस में कंबाइन करते हैं, जस्ट लाइक C+S आपस में कंबाइन किए, तो ये बना देंगे बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड बना सकते हैं, CH2। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि अगर जब दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट तीसरे एलिमेंट का फिक्स मास के साथ जो कंबाइन करते हैं, तो वहां जो इनका रेशियो होता है, दिस रेशियो विल आइदर बी सेम of the ratio in which they combine with each other, or the multiple of the ratio in which they combine with each other। तो जैसे यहाँ पे C और H2 है, तो इसका यहाँ पे मास रेशियो क्या है, तो मैं यहाँ पे अगर मान लो कि कार्बन 12 ग्राम लेता हूँ तो सल्फर कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 12 ग्राम सल्फर कार्बन combines with, ठीक है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन/सल्फर का रेशियो निकालूं, तो इस केस में जो कार्बन/सल्फर का रेशियो आ रहा है, सर हाँ बोलो, सर यहाँ पे 64 ग्राम ऑफ सल्फर होगा ना? हाँ, ठीक है, तो कार्बन/सल्फर का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12:64। तो 12:64 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3, बोलो, 16। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये क्या बोल रहा है कि आपका ये जो रेशियो होगा और ये जो रेशियो होगा, ठीक है, या तो ये दोनों सेम होगा जो यहाँ पे नहीं है, और या फिर, ठीक है ना, ये वाला जो रेशियो होगा जो सेकंड केस में आया है, ये सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट रेशियो होगा। आ रही बात समझ में? तो जैसे कि अगर आप देखें तो 3:16 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो वी विल गेट व्हाट, बोलो, 3:8। तो ये लॉ प्रूव हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन करता है तो वहां जो इनका रेशियो होता है वो सम होल नंबर और मल्टीपल होता है किसका, जब ये थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करते हैं उसमें जो इनका मास रेशियो होता है उसके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा हाँ कि ना, सबको आ रही है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस रेशियो और इस रेशियो का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे भी आप सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, वो भी आप कर सकते हो। दोनों बातें क्या है बेटा, सेम ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर बेसिकली पता है बैकबोन है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता, इट्स जस्ट लाइक इफ यू डोंट इन फिजिक्स, इफ यू डोंट नो कैलकुलस, इफ यू डोंट नो वेक्टर, सो यू कांट सॉल्व द फिजिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, सेम वे में
अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर बाकी चैप्टर्स बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए, इवन इसको क्या सारे चैप्टर को ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बेटा देखो, डेंसिटी जो होती है दो टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं। डेंसिटी कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। Density can be defined in two ways, that is absolute density and relative density. दो तरह के डेंसिटी होते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करूं बेटा, थोड़ा सा चर्चा करूं इसको डिटेल में, तो अगर मैं फर्स्ट बोलूं एब्सोल्यूट डेंसिटी, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी इज द डेंसिटी विच यू हैव रेड टिल नाउ, ठीक है। आपने जो अभी तक डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, वो जो डेंसिटी है दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। एब्सोल्यूट डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है, डेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी से यहाँ, ठीक है। एब्सोल्यूट डेंसिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है, ठीक है, ओके, कि मास, बोलो, पर यूनिट वॉल्यूम, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज D इज इक्वल टू एम बाई वी। क्या कोई दिक्कत, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? यस ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या, एग्जैक्टली हम उस सब्सटेंस का डेंसिटी निकाल रहे हैं, हम उसको किसी के रिलेशन में नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जो रिलेटिव डेंसिटी है, वो मतलब कि ऐसा डेंसिटी है जब हम एक सब्सटेंस का डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस का डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तभी तो उसको रिलेटिव बोलेंगे ना बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक सब्सटेंस का डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में निकालते हो। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है दो टाइप का होता है। एक जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, बोलो, सॉलिड या लिक्विड के लिए। जब सॉलिड या लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और अगर हम गैस के लिए रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज नोन एज वेपर डेंसिटी। दिस इज नोन एज व्हाट, बोलो बेटा, वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जस्ट लाइक स्पेसिफिक डेंसिटी, तो सॉरी सॉलिड या लिक्विड के लिए अपन निकाल लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली है क्या, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए निकालते हैं बेटा, सॉलिड या लिक्विड के लिए। तो यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इट इज द रेशियो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द सॉलिड या लिक्विड जो भी है आपका, ठीक है, with respect to with respect to density of water, डेंसिटी ऑफ, डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो या रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आ रही बात समझे, डेंसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब कि जब किसी सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड की जो डेंसिटी है, उसको हम उसका अगर रेशियो अगर हम वाटर के डेंसिटी के साथ निकालते हैं, या फिर आप सिंपल भाषा में समझो तो अगर सॉलिड या लिक्विड के डेंसिटी को अगर वाटर के डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस से डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आती है दैट इज नोन एज द, बोलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। तो अगर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वाटर के डेंसिटी के वैल्यू की, तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। याद रखिएगा, ठीक है, इट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है ना। सर हम टेम्परेचर हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। जब अपन निकालेंगे सॉलिड या लिक्विड का डेंसिटी, तो ये वाटर के रिस्पेक्ट में ही हम डिफाइन करते हैं, जो होता है आपका 1 ग्राम पर ml। अब 4 डिग्री सेल्सियस लेने का रीजन ये है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, बोलो, 4 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट होता है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि आप जानते हो कि जब आप आइस को पिघलाते हो तो उसकी डेंसिटी घटती है, ठीक है, ओके, बढ़ने के सॉरी क्या नाम है, बढ़ती है घटने के बदले। सॉलिड से लिक्विड हुआ तो उसकी घट नहीं रही है, वो बढ़ रही है। ये आइस का एक एनामोलस प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि आइस की वॉल्यूम जो होती है वाटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। तो ये कब तक बढ़ती है, 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद अगर और एनर्जी दोगे तो धीरे धीरे इसकी डेंसिटी घटनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है,
इस पे वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, इसीलिए हम यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, वैसे 4 नहीं रहे, कुछ भी रहे आपको वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि देखो किसी वाटर जो होता है लिक्विड होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो लिक्विड की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती। तो अगर आपको कहीं भी डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करना है तो आप हमेशा उसको क्या लिखोगे, बोलो 4 डिग्री सेल्सियस ही, मतलब कि 1 ग्राम पर ml ही आप लोगे, क्योंकि जो वैल्यू है उसमें बहुत इतना छोटा अंतर आता है ना डेंसिटी के, कि वो मैटर नहीं रखता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर पानी को आप थोड़ा गर्म कर दो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी का पतीला जो है सो आधा हो जाएगा या ये हो जाएगा, वो आधा तभी होगा जब उसमें से वेपर निकल जाएगा। ठीक है, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसका वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, आपने ध्यान दिया होगा कभी भी कि आपका अगर आपका वाटर लिक्विड स्टेट में है, कभी उबालोगे और थोड़ा गर्म करोगे तो उससे वो क्या हो जाएगा, बोलो। या मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने फ्रिज में एक बॉटल ली, ठीक है, फ्रिज में एक बॉटल डाली। अब यहाँ पे बॉटल में मान लो कि यहाँ पे 2-3 डिग्री सेल्सियस पे आपका फ्रिज में बॉटल है, ठीक है, 2-3 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसको बाहर निकाल दोगे रूम में, और रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी डेंसिटी बढ़ के बॉटल फट के पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसा होता है क्या, बोलो, अगर भरा हुआ बॉटल भी डाले तो होता है? अरे बोलो। नहीं सर। तो इसका मतलब बेटा सिंपल सा क्या है कि जो लिक्विड होती है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती। लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा चीज की चेंज होती है, बोलो गैस की, उसकी डेंसिटी तुरंत चेंज होती है। तो हम अपन पॉइंट पे आते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सा बताओ मेरे को। दिस विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, बोलो हाँ। बोलिए। That is density of solid or liquid. Now let's come to the next kind, that is vapor density. अब वेपर डेंसिटी की बात की जाए तो वेपर डेंसिटी को अपन डिफाइन करते हैं, ये किसके लिए डिफाइंड होता है बेटा, गैस के लिए। अब गैस का आप सीन समझो, गैस में क्या है ना कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ तुरंत ही क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है टेम्परेचर और प्रेशर का, क्योंकि गैस इज वेरी मच प्रोन टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। सर उसका जो, हाँ बोलो। सर इधर स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले में आपने क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ? सॉलिड या लिक्विड, S/L मतलब सॉलिड या लिक्विड, ठीक है। तो अगर मैं वेपर डेंसिटी की बात करूं तो अपन गैस की यहाँ डेंसिटी निकालते हैं। अब गैस एक ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब उसको जिसको प्रेशर और टेम्परेचर से बहुत ज्यादा खतरा होता है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, तुरंत चेंज हो जाती है। तो इसको हम सॉलिड या लिक्विड की तरह डिफाइन नहीं करते, इसको हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डेंसिटी ऑफ गैस at a given temperature and pressure with respect to density of another gas जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, ठीक है ना। आपको जैसे बोले रिलेटिव डेंसिटी इस सल्फर गैस का ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकालो, तो अपन क्या करेंगे, बोलो। सल्फर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे डेंसिटी लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे, बोलो। जो आपका ऑक्सीजन का जो रेशियो है, ऑक्सीजन का जो डेंसिटी है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अनदर गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ओके, तो दिस इज व्हाट, बोलो, रिलेटिव, दैट इज वेपर डेंसिटी, ठीक है। ओके, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ, अब यहाँ पे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों गैस का क्यों लिया गया है, इसका रीजन सिंपल सा ये है कि आप ये चीज जानते हो कि टेम्परेचर और प्रेशर के साथ गैस की डेंसिटी तुरंत चेंज होती है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने के साथ। लेकिन लिक्विड या सॉलिड के केस में नहीं होती, इसलिए यहाँ फिक्स्ड क्वांटिटी ले लिया गया वाटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द गैस एट अ गिवन temperature and pressure
डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ another gas at same temperature and pressure. ठीक है बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला किसका है बोलो? दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेपर डेंसिटी। ठीक है बेटा, चलो अब देखिएगा, मान लेते हैं कि आपका गैस की डेंसिटी जो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वेपर डेंसिटी ये मेंशन नहीं। तो अगर आपको ये मेंशन नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला सिंपल सा लिखोगे, डेंसिटी ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिस टेम्परेचर प्रेशर पे निकालने बोला है, ठीक है, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइड बाय, मान लो उसकी डेंसिटी जिस गैस के रिस्पेक्ट में निकालनी है वो नहीं दिया, सीधा लिखा है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी फलाना का इतने टेम्परेचर पे इतना है, या ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो उस केस में आप इसको किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे बेटा? बोलो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? वो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अपन ले लेते हैं अपने मन से, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर आपको गैस मेंशन नहीं है कि किस गैस के रिस्पेक्ट पे निकालना है, तो आप क्या करोगे बेटा? बोलो, हाइड्रोजन को लोगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ, क्या लिखेंगे बेटा? बोलो, इफ द अदर गैस इज नॉट मेंशन, ठीक है, या अनलेस अदरवाइज मेंशन। क्या लिखेंगे? बोलो बेटा, अनलेस अदरवाइज मेंशन। ठीक है बेटा, तो अगर मेंशन नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे? बोलो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो बेटा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो वेपर डेंसिटी को अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली। वेपर डेंसिटी को अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, ऑफ ए गैस, ठीक है, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय, ये इसका इजी वाला डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसको आप प्रूव कर सकते हो आसानी से, बट इसका अगर प्रूफ की मैं बात करूं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा इक्वेशन जानना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज, बोलो, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, समझ में आया? ठीक है ना, चलो एक सेकंड। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ओके। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर आपको प्रूफ करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बस आप एक इक्वेशन मेरे कहने पे फिलहाल के लिए मान लीजिए, ठीक है ना, दैट PV इज इक्वल टू फॉर एनी गैस, नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, नोट में लिख लीजिएगा जिस चीज का अपन यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, नोट में लिख लीजिएगा उसको, फॉर एनी गैस, एनी आइडियल गैस। अब आपके लिए आइडियल गैस सारा गैस है, फिलहाल के लिए आपके लिए आइडियल गैस सारा गैस, ठीक है ना। बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू R इनटू T, where P is pressure, V is volume, N is number of moles, T is temperature and R is universal gas constant। ये कांस्टेंट है, बस इतना समझ। किसी भी क्वेश्चन में जैसे कांस्टेंट होता है ना, वैसे एक कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट का कुछ वैल्यूज होता है, बट जब ये चीज हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है ना। ये आपको है चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में इसके बारे में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। और ये काफी आसान इक्वेशन है, बहुत आसान इक्वेशन है, मतलब इतना आसान है ना कि अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है फिर भी ये क्वेश्चन तो आता ही होगा।
मतलब पूरा कुछ भी नहीं आता है, ये इतना इजी है। तो सिंपल सा समझ लीजिए, क्योंकि रटना आसान है, पी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इसीलिए फॉर्मूला इसका आसान है, रटना आसान है इस फॉर्मूले को, इसलिए सारे बच्चों को याद है। ठीक है, और इसका यूज भी बहुत वाइड है, हर जगह यूज करते हैं अपन, ठीक है ना, हर चैप्टर में इसका यूज है, क्योंकि ज्यादातर चैप्टर में अपन बहुत सारे चैप्टर्स में गैस के साथ डील करते हैं, और जहाँ गैस आता है तो वहाँ ये क्वेश्चन आता है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मतलब प्रेशर एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। आई एम एक्चुअली दैट इज आइडियल गैस, बट आप अभी तक नहीं जानते हो, तो इसलिए आप कोई भी गैस समझो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू number of moles, the product of number of moles of that gas, temperature of that gas, and universal gas constant, and universal gas constant। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। अरे सर बोलो। एन क्या है? n is number of moles, लिख देता हूँ हाँ सर। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ओके, यस ठीक है सर। ना। तो बस ये इक्वेशन याद रखो फिलहाल के लिए, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रूफ की बात, प्रूफ की बात, ठीक है। अब देखो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या है कि वेपर डेंसिटी, अगर आपको गैस का नाम मेंशन नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में गैस का नाम मेंशन नहीं होता है, और आपको हाइड्रोजन के ही केस में निकालना रहता है, तो मैं ये वाले फॉर्मूले को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यू कैन राइट इट डेंसिटी ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ कि नहीं। अरे ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. नाउ नाउ देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर मान लो मैं लिखता हूँ इस गैस के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, जो हमारा गैस है जिसकी अपन को डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। अगर मैं उस गैस के लिए ये इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ना, प्रेशर ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस इनटू आर इनटू टेम्परेचर ऑफ दैट गैस, लिख सकता हूँ। बोलो बेटा हाँ कि नहीं, ठीक है। सो आई कैन राइट इट प्रेशर ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस, number of moles is what? Given weight divided by molecular weight of the gas, molar mass of the gas into RT, लिख सकते हैं बेटा? अरे बोलो। सो अगर मैं इसको लेफ्ट ले जाऊं और वॉल्यूम को नीचे कर दूं, तो दिस विल बी प्रेशर ऑफ गैस इनटू मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू आरटी, ठीक है। और वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है बेटा? बोलो। एब्सोल्यूट डेंसिटी। अरे होती है कि नहीं होती है? बोलो, ये डेंसिटी होता है ना। तो यहाँ पे आप Yes, डेंसिटी sir. ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो? बोलो। प्रेशर ऑफ गैस इनटू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय आर इनटू टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह से सेम वे में आप डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या लिख सकते हो? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू प्रेशर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय आर इनटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, लिख सकते हो। अरे बोलो, सेम वे में, जैसे इस इक्वेशन में गैस लिए, गैस की जगह हाइड्रोजन गैस। अरे बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना? नहीं समझ में आया? अरे यहाँ Pg के जगह PH2 इंटू VH2 इज इक्वल टू NH2 RTH2, नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल दो। आया है सर, यस सर। आ गया सबको? कोई है सर जिसको नहीं आया? तो क्लास बोलो, अगर नहीं आता है तो बोलो, और फिर तो नहीं सर बोलोगे तो मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा आपको आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस की जगह पुट कर दीजिए Pg इनटू क्या लिखा है आपने? mg डिवाइड बाय RTG, ये वाला इक्वेशन, R इनटू टेम्परेचर ऑफ गैस डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छोटा जी है, बड़ा जी नहीं है, इसको आप ग्रेविटी मत समझ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का डिवाइड बाय हाइड्रोजन का डेंसिटी दैट कैन बी रिटन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय R इनटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, जब हम वेपर डेंसिटी निकालते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैसेस का सेम लेते हैं ना सर। तो अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैसेस का सेम लूंगा, तो यहाँ पे ये Pg और PH2 सेम होगा, Pg और TH2 सेम होगा, तो दोनों कट जाएगा बेटा। अरे बोलो, बोलो कट जाएगा ना। और R तो भाई कांस्टेंट है, दोनों में R सेम ही है, तो R और R भी कट गया, तो R और R कट गया, तो बेसिकली बचा क्या बेटा? बचा क्या? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन,
अरे बच्चा सर बोलिए। इट implies that Yes, sir. vapor density is equal to molar mass of gas divided by molar mass of hydrogen molecule कितना होता है बोलो। अरे बताइए। तो आप बेसिकली पॉइंट यहाँ से क्या आता है घुमा फिरा के एंड में जब आप आते हो तो आपको ये पता लगता है कि जब भी आप वेपर डेंसिटी निकालते हैं तो वहां पे कोई भी टेम्परेचर हो कोई भी प्रेशर हो फॉर्मूला हमेशा जो वैल्यू होगी उसके हमेशा सेम होगी क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्परेचर या प्रेशर से कुछ नहीं आ रहा है। इनिशियली जब अपन ने स्टार्ट किया था तब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर मैटर रखता था। जब अपन ने जब एंड किया बट यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर बेसिकली दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। तो ओवरऑल जब कैलकुलेशंस में टेम्परेचर और प्रेशर गैस का मैटर नहीं करता है। बस आपको ध्यान ये देना है कि दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए तभी ये कट सकता है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैसेस का सेम है ठीक है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमेशा सेम ही आएगा ठीक है ना। अदरवाइज अगर अलग अलग लेते हो तब तो भाई गिर गड़बड़ है तब कटेगा ही नहीं तब यही क्वेश्चन रह जाएगा ठीक है ना। हम यहाँ काट पाए क्योंकि हमने प्रेशर और टेम्परेचर सेम लिया। कोई दिक्कत है किसी को बोलिए। सर एक बार नोट करना है। नोट कीजिए जल्दी से सवाल कीजिए तब तक बाकी लोग। फाइंड द डेंसिटी ऑफ find the density of CO2 gas with respect to N2O gas। निकालिए। एक लाइन का क्वेश्चन है 5 सेकंड में इसका आंसर आएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है अगर आपको आ चुका है तो इसका आंसर आप 5 सेकंड में अभी तक बोल दिए होते। अगर नहीं आया है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर पूरी तरह से नहीं आया तो। सर 1 14 to 28 हाँ 1 आएगा।
स्टार्ट करें क्या बेटा? क्या हो जाएगा बताओ? अगर आप ये फॉर्मूला पे ध्यान दो तो आप कोई भी गैस ले लो, फॉर्मूला एंड में ऐसा ही आएगा। तो अगर मैं CO2 का N2O के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा हूँ तो फॉर्मूला अल्टीमेटली सेट होके ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2। ये समझ में आ रहा है सबको ये बात? अरे बोलो। Yes, sir. अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, अगर आपको जो मैंने पढ़ा है उस पर फील आई होगी तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, सबको किसी को डाउट है इसमें तो बोलो कि कैसे हुआ। तो आपको डाउट नहीं है तो मैं कोई बोल नहीं रहा तो मैं मान के चलूंगा कि आपको नहीं पता है है। ठीक है, तो वेपर No, sir. डेंसिटी कैन बी रिटन एज मोलर मास ऑफ CO2 is 44, मोलर मास ऑफ N2O is also 44, so this is equal to, बहुत ही आसान सवाल। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग बॉन्ड। सिर्फ अगर सबको समझ में आ रहा था, सिर्फ 11 लोगों ने सिर्फ चैट में आंसर क्यों किया, ये मुझे समझ नहीं आता। चिल मार रहे हो क्या बैठ के तुम? गे-लुसैक्स लॉ ऑफ combining volume देखिए ये लॉ बेसिकली बोलता है क्या? दिस लॉ सेज दैट gases combine in a simple ratio of their volumes provided all measurements are done at same temperature and pressure। देखो जहां भी गैस की बात आएगी ना वहां टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की बात जरूर आएगी। ठीक है, क्योंकि गैस इज वेरी प्रोन टू द अटैक ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, वेरी प्रोन टू द अटैक ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये लॉ बेसिकली बोलता है क्या? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स कंसीडर दिस वेरी सिंपल एग्जांपल। H2 gas plus O2 gas gives 2H2O gas। सिंपल एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये लॉ क्या बोलता है? जैसे मोल कॉन्सेप्ट जो सिंपल लॉ होता है ना, जो अपन बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं कि इसका एक लॉ, इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ कंबाइन होकर इसका 2 मोल बनाता है, या इसका 2 मॉलिक्यूल्स, इसके बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कितना किसका मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है वो पता लगाना। ठीक है ना, उसका रेशियो पता होना। ठीक है, तो जैसे इसका 2 मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन का है तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होगा और वाटर का 2 मॉलिक्यूल होगा। ये तो सबको समझ में आता है, बनेगा। ये सबको समझ में आता है? अरे बोलो। Yes, Yes. sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये कभी भी अगर मोल कंबाइन करते हैं आपस में तो इस सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। कभी भी जो कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है ना, तो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे अपने नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली एटम तो आधा तो हो नहीं सकता, पूरा ही कंबाइन करेगा। तो इधर से कुछ होल नंबर, इधर से कुछ होल नंबर, तो 2 होल नंबर का रेशियो क्या होगा? बोलो, सिंपल होल नंबर ही होगा। आपको ये भी बोल सकता है कि सर आप ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते थे। क्या यहाँ पे दोनों होल नंबर में है इनके नंबर ऑफ मोल्स? ऑब्वियसली है। हाइड्रोजन का 1 है तो ऑक्सीजन का 1/2 है, सो दिस कैन बी अगेन रिटन एज 2:1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। ठीक है, यहाँ 1/2 का मतलब नहीं है कि हाफ एटम जो है मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्सीजन का। इसका सिंपल सा मतलब है जितना हाइड्रोजन है उसके रिस्पेक्ट में हाफ क्या होगा? बोलो, ऑक्सीजन। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे बेटा अगर मैं देखूं तो जैसे इनका बोलता है ना कि मोल रेशियो होता है, अगर ये गैस होंगे ना तो इनका जो क्या नाम है, इनका जो वॉल्यूम रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है ना, ऐसे ही होगा, सिंपल होल नंबर होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप सब जो भी आपका जो कैलकुलेशन है वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, प्रोवाइडेड क्या कि आपका जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, जब भी आप वॉल्यूम निकाल लो सबका, वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे निकाल लो, क्योंकि आप सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे निकालोगे, नहीं निकालोगे तब तो आप जो मन चाहो वो रेशियो ला सकते हो, ठीक है ना, जो मन चाहो वो रेशियो ला सकते हो, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जैसे आप देखिएगा, लेट्स से कि अगर मान लो कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2v है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, इसका जस्ट हाफ v, और वाटर v कितना बनेगा, बोलो 2v। बात मेरी समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालूं 2v जिसमें कंबाइन कर रहे हैं आपस में, तो ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, क्या आ रही है सबको बात समझ? यस सर। किसी को डाउट है तो दोबारा समझाऊंगा। जैसे ये मोल रेशियो इनका होता है ना, वैसा ही क्या होता है, वॉल्यूम रेशियो भी होता है। अगर आप वॉल्यूम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे निकाल रहे हो सब सारे एलिमेंट्स का, तो और अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो एक, तो ऑब्वियसली जब रिएक्शन करा रहे होगे तब तो प्रेशर टेम्परेचर सब सेम ही होगा, डिफरेंट थोड़े ना हो जाएगा, ठीक है, ओके। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के टाइम ध्यान रखिएगा कि सारे का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, बोलो बेटा, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी है किसकी बेटा, ये लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम की, कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक मोल, मोल में जैसे आप लिखते हो ना कि ये इतना मॉलिक्यूल इतने मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया, वैसे ही इतना वॉल्यूम गैस का इतने वॉल्यूम गैस के साथ कंबाइन किया। माइंड यू दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द गैसेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर लिक्विड और सॉलिड्स, ठीक है। तो आप ये नहीं कि इसका दो वॉल्यूम लिक्विड का इसके एक वॉल्यूम लिक्विड के साथ कंबाइन करेगा, नो, ठीक है ना, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर व्हाट, गैसेस, ठीक है। और इस ये चीज गैस के लिए क्यों वैलिड है, ठीक है, वो एक लॉ से पता लगता है, जो नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, दैट इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा। अब एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बेसिकली बोलता क्या है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बेसिकली बोलता क्या है, ये बोलता है कि इक्वल मोल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ equal volume of all gases have equal number of molecules have equal number of molecules at same temperature and pressure, same temperature and pressure। ये लॉ सिंपल सा ये बोलता है कि अगर दो गैसेस की वॉल्यूम सेम, ठीक है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर भी सेम, ध्यान से सरो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू ऑल गैसेस having equal number of moles at same temperature and pressure। तो ये क्या बोलता है, अगर दो डिफरेंट गैसेस है उसका वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लो, नंबर ऑफ मोल्स बोल लो, वो भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। इस लॉ, ये लॉ आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, ये जो मैंने आइडियल गैस इक्वेशन बोला था, ठीक है, इस लॉ में भी बेसिकली इस लॉ का कंट्रीब्यूशन है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप देखो दो गैसेस है जिसका प्रेशर सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो ये तो सेम हो ही जाएगा ना नंबर ऑफ मोल्स। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं, बिकॉज n कैन बी रिटन एज p/t, ठीक है ना, अरे बोलो,
ठीक है ना। Yes. तो किसी भी दो अगर ऑल गैसेस, नॉट इट इज नॉट कंफाइंड टू एनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैसेस, इट इज कंफाइंड टू ऑल गैसेस, ठीक है, वैलिड फॉर ऑल गैसेस, ठीक है। तो सारे के सारे गैस अगर सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम। और इवन की इसमें से आप एक कोई भी एक क्वांटिटी को अगर हटा के तीन क्वांटिटी को सेम कर दो तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, बोलो सेम ही हो जाएगा। अगर आप बोलते हो इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली उनका प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है, ठीक है। अब जैसे कि अब इसके लिए बेटा मैथमेटिकली जैसे कि आप लिख सकते हो, मैथमेटिकली अगर मैं डिफाइन करूं, मैथमेटिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अगर सेम वॉल्यूम पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो आप ये लिख सकते हो ना कि भाई मतलब कि मैथमेटिकली क्या है कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा ना, अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो गैस की वॉल्यूम जितनी ज्यादा होगी उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, बोलो उतने ही ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा हाँ जी, अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बताऊं कुछ आपको क्वांटिटीज का, मैं बता देता हूं जो प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं जो हमेशा हमेशा काम आते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन होता है बेटा एसटीपी। एसटीपी क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, बोलो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये जो कंडीशन होती है, दिस इज अ कंडीशन, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन का नाम है। किस कंडीशन का नाम है, जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, और प्रेशर आपका 1 एटीएम, ठीक है, 1 एटीएम, ठीक है, या 1 बार, या 1 बार, ठीक है। 1 एटीएम 1 बार की वैल्यू में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, तो हम दोनों को सेम मान के चल सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ 1 एटीएम एक्चुअली ओल्ड है और 1 बार क्या है, नया है, ठीक है। ओके, न्यू मतलब कि चेंज कर दिया गया उसको आईयूपीएसी के द्वारा। पहले 1 एटीएम को स्टैंडर्ड माना जाता था, 1 बार को स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है किसी, अगर मान लो कोई गैस है एसटीपी पे है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल ऑलवेज बी, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी व्हाट, बोलो इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, of 1 mole gas, mole of any gas, of any gas, of any gas will be what, बोलो 22.4 liters। क्या मेरी बात समझ रही है, समझ रहे हो सारे लोग। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटीएम है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई गैस है, ठीक है, तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 होगा, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या है, लीनियर रिलेशन है। अगर आप देखो कोई पावर वावर थोड़े ना है, तो अगर ये 2 गुना बढ़ेगा तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना। तो अगर किसी गैस की नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 44.8। अगर किसी गैस का नंबर ऑफ मोल्स हाफ है, तो उसका वॉल्यूम 24 2.4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 11.2 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि नहीं। और ये जो वैल्यू है ये किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पे। तो ये पुराना कन्वेंशन है। जो नया कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, ऑफ एनी गैस इज 22.7 लीटर्स। बिकॉज यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 एटीएम के बदले 1 बार हो जाता है। अब देखो ये बहुत खास चेंज नहीं है, सिर्फ 0.3 का चेंज है, ठीक है ना। इतने बड़े वैल्यू में 22.7 और 22.4 में अगर आप इसको कैलकुलेशन अगर करते हो, आप कभी भी कोई क्वेश्चन बनाते समय, तो इतने बड़े में तो 0.3 का क्या है, वो परसेंटेज कितना है, 0.12 के आसपास, 0.12 का एरर है। तो 0.012 का एरर है। तो ये एरर मैटर नहीं रखता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। अनलेस इट इज स्पेसिफाइड, आपको जो है सो कोई भी वैल्यू आप यूज करके अपने कन्वेंशन के जिस वैल्यू से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए वो वैल्यू यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, अनलेस अदरवाइज मेंशन कि आपका प्रेशर कितना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एटीएम में लिया है बाहर में लिया है, क्लियर है, अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है ना, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है।
ओके। उसी तरह एक होता है एनटीपी कंडीशन। एनटीपी कंडीशन, एनटीपी क्या होता है बेटा? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन भी क्या होती है बेटा? ये कंडीशन होती है टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 लेकिन यहाँ भी जो आपको वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस है वो आपको 22.4 लीटर ही लेना है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर। मतलब गैस एसटीपी पे हो या एनटीपी पे हो, आपको 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा बोलो? 22.4 लीटर। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो बेटा हाँ कि ना। फिर यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। हाँ ठीक है। बात वो अलग है कि अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालोगे तो 24.04 आएगा, बट जितने सारे बुक्स हैं उसमें सब में आपको एसटीपी एनटीपी को सेम करके रख दिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको जानकारी दी। बाकी जब आईआईटी में जेई एडवांस में सवाल आता है तो वहां पे प्रॉपर्ली मेंशन कर देते हैं, या तो एसटीपी लिख देते हैं या फिर प्रेशर और टेम्परेचर को मेंशन कर देते हैं। ये सब जो छुड़वैया एग्जाम होते हैं ना उसमें ये हरकत होता है कि एसटीपी और एनटीपी पे सेम आप टेम्परेचर या प्रेशर मतलब वॉल्यूम आप ले लो। तो आप मान के चलो यही हमेशा वैल्यू पुट करना है 22.4। वैसे इसका एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो 24.04 आएगा के लीटर, बट आप इसको 22.4 लिखोगे क्योंकि ऐसा ही चलते आ रहा है और ऐसा ही चलते रहेगा। इंडियन ऑथर्स थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, आगे बढ़े। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो, तो बहुत बहुत पढ़ा दिया। ठीक है, बहुत थ्योरी हो गया, तो सबको समझ में आ गया अच्छे से सारी चीजें। अरे बोलो, आ गया ना? ठीक Yes, है, sir. तो अब एक नया फॉर्मूला सिखाता हूँ। एक नया फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स का अभी तक आपने दो फॉर्मूला सीखा, गिवन मास बाय मोलर मास, और इसी का दूसरा क्या सीखा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। सीखा ना? अरे बोलो। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे ध्यान दो। आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि किसी भी गैस का, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का वो 22.4 होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास 44.8 लीटर गैस है तो कितना वॉल्यूम होगा एसटीपी पे? अब कितना नंबर ऑफ मोल होगा बोलो? सर 2 मोल। 2 होगा। अगर मैं बोलूं कि 11.2 तो कितना हो जाएगा? हाफ होगा। 0.5 मोल। हाँ, तो आपने बेसिकली क्या किया, जो आपने जो वॉल्यूम जब मैंने बोला 11.2 तो आपने दिमाग में उसको 22.4 से डिवाइड करके बोल दिया कि सर ये 0.5 हो जाएगा। उसी तरह जब मैंने बोला 44.8 है बेटा वॉल्यूम गैस का, तो आपने इसको 22 को एसटीपी पे, तो आपने इसको एसटीपी पे याद रखना, किस पे? एसटीपी पे। किसी में भी मत कर देना, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर पे कर दिया, लिख दिया सर वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4, नहीं एसटीपी पे वर्क हो रही है। तो यहाँ पे आप एसटीपी पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा? आपने अपने मन में डिवाइड करके बोल दिया सर 2। तो क्या ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं नहीं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी ऑफ ए गैस एट एसटीपी, किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी कैन बी रिटेन एज व्हाट? बोलो बोलो। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी, जो भी वॉल्यूम है, डिवाइड बाय बोलो 22.4 लिख सकता हूँ? अरे बोलिए सर। Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये खुद आप ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने ही बताया सर 44.8 मतलब 2, सर 11.2 मतलब आना, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, Yes, sir. तो आपको एक और फॉर्मूला मिल गया किसका? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है ना? चलो, तो आते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस पे। कैलकुलेट, आप चाहो तो आपको जो वाई मैप बना के दिखाया था ना उसमें राइट में एक ये भी जोड़ सकते हो। वाई मैप बनाया था ना ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, बनाया था ना, उसमें इधर आप किसके टर्म में बोल सकते हो? वॉल्यूम ऑफ एसटीपी लिख लेना, और यहाँ पे भी आप उसको इंटू एन ए इंटू 22.4 डिवाइड बाय 22.4 कर सकते हो। ठीक है,
कर लेना खुद से, ठीक है। पहला लिखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स of 142 gram of chlorine at STP, ठीक है। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम एट STP, द वॉल्यूम एट STP, फाइंड द वॉल्यूम एट STP occupied by 16 gram of ozone at STP। एक और सवाल लिखिएगा, for 160 gram SO2 sample, SO2 गैस सैंपल, ठीक है। SO2 गैस सैंपल, एक सेकंड बेटा, SO2 gas sample 1.2046 into 10 to the power 24 molecules of SO2 are removed, then find out the volume of leftover SO2 gas at STP, ठीक है। चलो फटाफट करके बताओ, आंसर भेजो।
यार बहुत अच्छा लगा, करीब 17-18 लोगों ने आंसर भेजा है। ठीक है, कुछ लोगों ने लेकिन एक एक दो दो ही भेजा है, तो इफेक्टिव काउंट 11-12 का है। ठीक है सर, फर्स्ट का बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर निकल रहा है, कोई बात नहीं, निकलने दो, क्या दिक्कत है भाई, ट्राई करो। ठीक है, बस तुम ट्राई करोगे तो फिर गलत हो सही हो वो बात की बात है, मैटर नहीं करता उसमें। द प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, ये समझिए, सवाल को मतलब कि जियो, समझो उसको, समझो उसको करो। ठीक है, आता है आंसर, नहीं आता है वो अलग बात है। ठीक है ना, वो मैटर उतना नहीं करता, एक्चुअली सच बता रहा हूँ, सवाल का आंसर आना उतना मैटर नहीं करता। ये तो सवाल को अटेम्प्ट करना और उस पे मेहनत करना, उसको समझना, कोशिश करना मैटर रखता है। आज के डेट में जो सॉल्यूशन जो कितनी गंदी चीज हो गई है ना, इसी के कारण जो सो हम लोग को जो है ना इजीली सॉल्यूशन मिल जाता है। पहले सॉल्यूशंस नहीं हुआ करती थी, आज से 10-15 साल पहले। तो उस टाइम जो पढ़ाई करते थे लोग रॉ करते थे, सॉल्यूशन तो होता ही नहीं था। ठीक है, उनको पता है कि अब सॉल्यूशन चाहिए तो उनको टीचर के पास जाके सॉल्व करवाना पड़ेगा। अब टीचर जो है सो उतना टाइम देता नहीं था। अभी ना हो गया ना कि जब बेटा जब डाउट हो तब पूछ लो, ऐसा नहीं था पहले। ठीक है ना, ये आपको बीएमसी अंगुल में मिलेगा, वैसे बाकी जगह भी ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा टीचर्स जो है तो हर जगह पे, हर कोचिंग में बहुत ज्यादा ये हो गए हैं। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो बच्चा साइकिल चला के कितने कितने दूर जाता था डाउट्स पूछने के लिए, तो सोचता था कि इतना दूर जाएंगे डाउट पूछने के लिए, और वो भी सर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे कब नहीं मिलेगा, मिलेंगे भी तो कितना, एक दो सवाल पूछ पाएंगे, उससे ज्यादा तो उस समय देंगे नहीं। तो बेचारा खुद से ही कोशिश करते रहता था। ठीक है, और उसी से उस टाइम पे जो लोग होते थे वो ज्यादा अच्छे बनते थे। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अपना सॉल्यूशन बुकलेट को तभी यूज करना जब आपके पास कोई लास्ट रिसोर्ट ना हो। आ रही बस समझ? तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो तीनों क्वेश्चंस है, जो लोग नहीं, जिनका अभी तक आंसर आया है वो कंप्लीट करके रखेंगे इसको होमवर्क। ठीक है, ओके, आज आप लोग का ऑलरेडी बहुत हो चुका है। ठीक है, सर भारी हो गया होगा, अभी तुरंत सर तुरंत थोड़ा 10 क्वेश्चन रिकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, क्यों? सर थोड़ा बहुत बीच बीच में लिखना भी है थोड़ी जगह पे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन भाई क्लास में ही लिख लिया करो ना, ज्यादा बेटर है। मेरे रिकॉर्डिंग का भरोसे मत रहना, सच बता रहा हूँ। मेरा अभी कर रहा हूँ, बाद में फिर भूल जाऊंगा, बिजी हो जाऊंगा, फिर करूंगा नहीं। आज का कर दूंगा, बट वो चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, सर ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you.